आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अभ्यास 8 का धातु कर्म या मेटलर्जी। ठीक है, इस अभ्यास में हम जानेंगे लोहा, तांबा, जिंक और एल्युमिनियम का उपयोग और उनके मिश्र धातुओं का क्या उपयोग है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे लोहा या आयरन के बारे में। ठीक है, हम सबसे पहले जानेंगे आयरन या लोहा के बारे में, जिसका सिंबल है Fe, जिसका सिंबल है Fe सूत्र। तो ये जो आयरन या लोहा हमें देखने को मिलता है हमारे आसपास, हर जगह हमें ऐसी कोई ना कोई वस्तु मिल ही जाएगी जो आयरन या लोहे से बनी हुई है। तो कभी सोचा है कि यह आयरन या लोहा हमें मिलता कहाँ से, ये हमें किस तरह से प्राप्त होता है? अब जाहिर सी बात है, तुम लोग बोलोगे सर लोहे की दुकान में मिल जाता है लोहा। तो लोहे की दुकान में जो लोहा मिलता है वो लोहा कहाँ से आता है? तो क्या लोहा कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है या प्राकृतिक तरह से मिलता है? तो ध्यान से देखो, हमारे प्रकृति में हमें मालूम है बहुत से खनिज पदार्थ है, जिसमें से एक आयरन या लोहा भी है। ये लोहा जो हमें प्रकृति में मिलता है, नेचर में जो मिलता है, वो लोहे के टुकड़े, लोहे के पीसेस के रूप में नहीं मिलता है कि हमने मिट्टी को खोदा और हमें लोहे के पीसेस मिले और उनको हमने अलग अलग रूपों में ढाल दिया। नहीं, हमें जो लोहा मिलता है वो अयस्क के रूप में मिलता है, या हमें जो लोहा मिलता है वो ओर्स के रूप में मिलता है, या जिसे हम लोग कहते हैं अयस्क के रूप में हमें वो लोहा मिलता है हमारे प्रकृति से। यानी जो बड़े बड़े चट्टान है, पर्वत है, जिन्हें खोद के हम लोग ये अयस्क निकालते हैं और उन अयस्कों से यानी उन ओर से हम लोहे को निष्कासित करते हैं या उसको वहाँ से एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये जो प्रकृति में हमें ओर मिलते हैं आयरन के जो अयस्क मिलते हैं, वो प्रकृति में हमें मिलते हैं ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में, हैलाइड के रूप में मिलते हैं। लेकिन हम अभी जानेंगे सिर्फ ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में। ठीक है, तो अब ध्यान दो, नेचर में, प्रकृति में जो हमें आयरन के अयस्क या आयरन के ओर जो मिलते हैं वो हमने लिखे हैं ऑक्साइड। सबसे पहले देखो, ऑक्साइड के रूप में हमें मिलता है मैग्नेटाइट Fe3O4 एंड लाल हेमाटाइट या रेड हेमाटाइट Fe2O3। कार्बोनेट के रूप में क्या मिलता है? कार्बोनेट के रूप में मिलता है स्पैथिक आयरन FeCO3 और सल्फाइड के रूप में मिलता है आयरन पायराइट्स FeS2। देखो, ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन के साथ जब आयरन का एक कंपाउंड बन रहा है तब हमें मिल रहा है और मिल रहा है अयस्क Fe3O4 मैग्नेटाइट, Fe2O3 लाल हेमाटाइट। कार्बोनेट में यानी कार्बन रहेगा, कार्बोनेट में एक कार्बन जरूर रहेगा, देखो कार्बन है, यानी FeCO3 जो है स्पैथिक आयरन, ये एक और है जो कार्बोनेट के रूप में है। और सल्फाइड के रूप में यानी सल्फर जरूर रहेगा, देखो FeS2। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है आयरन पायराइट। तो ये कुछ ओर्स है ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड सल्फाइड के रूप में जो हमें नेचर में, प्रकृति में जो हमें मिलता है आयरन के ओर। अब ये जो मैग्नेटाइट हो या रेड हेमाटाइट हो या स्पैथिक आयरन हो या आयरन पायराइट्स हो, यहाँ से हम आयरन को निष्कासित करते हैं। क्योंकि देखो इन सभी में कुछ कॉमन अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें देखने को मिल रहा है सभी में आयरन यानी Fe है। अब ये Fe जो है अकेले सिर्फ आयरन के रूप में नहीं है, ये क्या है? कंपाउंड के रूप में। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हुआ है, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हुआ है, यहाँ सल्फर के साथ हुआ है। तो ये जो प्रकृति में हमें इस रूप में मिलता है, एक कंपाउंड के रूप में मिलता है, जहाँ से हमें आयरन को निकालना पड़ता है, निष्कासित करना पड़ता है। तो ये जो है उदाहरण है हमारे आयरन के ओर्स के। ठीक है, अब हम जानेंगे आयरन के टाइप्स ऑफ आयरन, या किस तरह के आयरन बनाए जाते हैं। यहाँ से ऑक्साइड्स, कार्बन एंड सल्फाइड से निष्कासित करके किस टाइप का आयरन बनते हैं। तो मेनली दो टाइप का आयरन बनते हैं, एक होता है कास्ट आयरन और एक होता है रॉट आयरन। एक होता है कास्ट आयरन और एक होता है रॉट आयरन। अब ये कास्ट आयरन और रॉट आयरन में अंतर क्या है? तो जनरली ध्यान से देखो, इन कास्ट आयरन और रॉट आयरन बोला जाए तो ये दोनों ही जो है एक एलॉय है। एलॉय क्या है? मिक्स्ड धातु है आयरन के। ये एलॉय के बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं ये कि आयरन जो मेनली जो दो टाइप के हम बनते हैं वो है कास्ट आयरन और रॉट आयरन। अब ये कास्ट आयरन रॉट आयरन में जो मेन डिफरेंस होता है, इसमें डिफरेंस होता है कार्बन की मात्रा। यानी कास्ट आयरन में और रॉट आयरन में
जो आयरन के साथ कार्बन को मिलाया जाता है, Fe के साथ कार्बन यानी C को मिला के एक नए प्रकार का आयरन बनता है, एक मिक्स धातु बनता है जिसे हम कास्ट आयरन या रॉट आयरन कहते हैं। यहाँ पे कार्बन की मात्रा, कार्बन का जो परसेंटेज है इन दोनों में, इनके अंतर से ही इनका चरित्र बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें ये कास्ट आयरन जो है, इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो 2 से 4% तक की होती है। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है 2 से 4%, और रॉट आयरन में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.05%। बोला जाए तो एकदम ना के बराबर, यानी बोला जाए तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन अगर बोला जाए तो वो है रॉट आयरन, क्योंकि वहाँ पे कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। अब कार्बन की मात्रा, अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कार्बन की मात्रा आयरन में अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो आयरन काफ़ी सख्त बनेगा, काफ़ी ठोस बनेगा, लेकिन वो काफ़ी आसानी से टूट भी जाएगा। यानी एक कास्ट आयरन के टुकड़े को अगर ऊपर से नीचे फेंका जाए तो आसानी से टूट जाएगा, या उसके ऊपर हथौड़ा मारा जाए तो आसानी से टूट जाएगा। और रॉट आयरन की मात्रा यहाँ पे जो है, कार्बन की मात्रा 0.05% यानी बहुत ही कम है या ना के बराबर है। तो ये आयरन, रॉट आयरन जो होगा ये काफ़ी सॉफ्ट होगा, और इसमें हथौड़ा मारने से ये टूटेगा भी नहीं, इसलिए रॉट आयरन जो इनिशियल पहले के ज़माने में जो काम होते थे वो क्या होते थे, रॉट आयरन से काम होते थे। जो बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाते थे या बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे वो रॉट आयरन से होते, क्योंकि उसे आसानी से हम लोग आग में डाल के उसे आसानी से हथौड़ा मार के उसमें अलग अलग शेप ढाल सकते थे। लेकिन जो कास्ट आयरन में ऐसा नहीं होता था। अब कास्ट आयरन को कास्ट आयरन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आयरन जो है, जब इसको बनाया जाता है, जब आयरन के साथ कार्बन, इवन सिलिकॉन को भी मिलाया जाता है, मिला के गर्म किया जाता है, गर्म करके एक ढांचे में उसे ढाल दिया जाता है, उस तरल पदार्थ को ढांचे में ढालने के बाद जो ढांचा में जब ठंडा होता है, सख्त होता है, तो एक रूप, उस ढांचे का रूप धारण कर लेता है। तो इसीलिए नाम पड़ा है कास्ट यानी किसी एक ढांचे में किसी का आकार उत्पन्न करने का हम कहते हैं कास्ट करना, तो इसीलिए नाम पड़ा है कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन क्या है, तो कास्ट आयरन का जनरली इस्तेमाल कहाँ होता है, सजावटी सामान बनाने में या सजावटी इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में कास्ट आयरन का इस्तेमाल होता है, और इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अब इन दोनों के बीच में, कास्ट आयरन और रॉट आयरन के बीच में एक आता है, वो है तुम्हारा स्टील। नाम तो सुना ही होगा, कास्ट आयरन और रॉट आयरन के बीच में आता है स्टील। और इस स्टील में, अब स्टील जो है ये भी एलॉय है, कार्बन का ही, आयरन का ही एलॉय है। अब स्टील में जो है कार्बन की मात्रा होती है 0.1 से लेकर 0.5% तक, जो कास्ट आयरन से कम है और रॉट आयरन से ज़्यादा है। ठीक, अब स्टील की विशेषता क्या है, ये हम सबको मालूम है कि स्टील जब से स्टील बना है तब से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक क्रांति हुई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर क्षेत्र में आजकल हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टील जो है वो कास्ट आयरन बोला या रॉट आयरन, इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा लचीला भी है और काफ़ी ज़्यादा देखने में भी अच्छा है बोला जाए तो, और काफ़ी ज़्यादा इसमें जंग भी नहीं लगता है अगर, और ये क्या है, ज़्यादा स्ट्रांग भी है, या ज़्यादा दिनों तक ये सरवाइव करता है। सरवाइव बोला जाए तो गलत होगा, ये ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ बना रहता है। ठीक, तो यही है कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील में कार्बन के परसेंटेज के ऊपर डिफरेंस हमने जाना। नेक्स्ट जो हम लोग धातु पढ़ेंगे वो है कॉपर, तांबा, जिसका सिंबल है Cu। अब तुमने कॉपर के बारे में, तांबे के बारे में अपने हिस्ट्री किताब में भी पढ़ा होगा कि ताम्र युग में यानी मनुष्यों ने इस तांबे का इस्तेमाल आज से कई 100 सालों पहले शुरू कर दिया था तांबे के सिक्कों के रूप में। और उस समय इतनी औद्योगिक क्रांति भी नहीं थी या इतने सुविधाजनक उपकरण भी नहीं थे जो आज उपलब्ध है, जहाँ पे हम आसानी से कॉपर को निष्कासित कर सकते हैं उसके अयस्कों से। तो उस जमाने में तांबा उपलब्ध कहाँ से हुआ, तो यहाँ से ये पता चलता है कि तांबे के अयस्क से निष्कासित करने की प्रक्रिया जो है दूसरे धातुओं की तुलना में ज़्यादा आसान है। इसलिए तांबे का इस्तेमाल पुराने युग में भी मनुष्यों ने किया था सिक्कों के रूप में, क्योंकि वो आसानी पूर्वक उसके अयस्क से जो है तांबे को निष्कासित कर सकते थे। तो तांबे के जो अयस्क जो हमें मिलते हैं ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, ऑक्साइड के रूप में हमें मिलता है क्यूप्राइट Cu2O और मेल्कोनाइट CuO। ठीक, कार्बोनेट के रूप में यानी कार्बन इसमें होगा ही होगा, कॉपर भी होगा। तो कार्बोनेट के रूप में देखो जो हमें मिलता क्या है, एजुराइट 2CuCO3.Cu(OH2)। अब ये जो है थोड़ा याद करने में असुविधा है, इसे 3-4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। एजुराइट मिलता है, मेलाकाइट मिलता है।
बेलाकाइट में देखो सिर्फ एजुराइट से इसका फॉर्मूले में अंतर क्या है, एजुराइट में यहाँ पे 2 है और बेलकानाइट में यहाँ पे 2 नहीं है, बाकी दोनों फॉर्मूला सेम है, CuCO3.CuOH2। सल्फाइड के रूप में हमें क्या मिलता है, सल्फाइड के रूप में बोला है तो सल्फर भी होगा और कॉपर भी होगा। देखो सल्फाइड के रूप में हमें मिलता है कॉपर ग्लास Cu2S और कॉपर पायराइड्स CuFeS2। तो ये है कुछ अयस्क कॉपर या तांबे की। अब कॉपर या तांबे का उपयोग क्या है, अयस्क तो हमने जान लिया, इन अयस्कों से हम कॉपर को निष्कासित कर सकते हैं। ताम्र युग में हमने जाना मनुष्य ने बहुत पहले इसको निष्कासित करना सीख लिया था, यानी ये निष्कासित करने की प्रक्रिया जो है कॉपर के अयस्कों से वो काफ़ी आसान रही होगी, इसलिए पुराने ज़माने में भी तांबे का इस्तेमाल होता था। अब तांबे का इस्तेमाल कहाँ होता था, तो हमने एक इस्तेमाल तो हमने हिस्ट्री किताब से जान लिया कि तांबे के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा हम जानते हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है या कंडक्टिविटी में पढ़ा है कि तांबा जो है वो बहुत ही अच्छा विद्युत का और ऊष्मा दोनों का बहुत अच्छा सुचालक है। अब ऊष्मा का सुचालक है तो इसलिए इस तांबे का इस्तेमाल तांबे के बर्तनों में भी होता था, और विद्युत का सुचालक है इसलिए आज के ज़माने में कॉपर का इस्तेमाल हम लोग जितने भी तार जो है इलेक्ट्रॉनिक तार्स है उन तारों में हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं विद्युत के परिवहन के लिए। ठीक है, फिर इस तांबे का इस्तेमाल, कॉपर का इस्तेमाल हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब पढ़ा था तो हमने देखा था किस तरह से कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता था। तो कॉपर का इस्तेमाल हम लोग किसी एक धातु के ऊपर कॉपर की परत चढ़ाने के लिए कॉपर का भी इस्तेमाल करते हैं यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। और जो है हमने मुद्रा के यानी सिक्कों में इसका इस्तेमाल होता है, ये तो हमने जाना ही। ठीक है, तो ये हमने जाना कॉपर या तांबे के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जिंक जस्ता के बारे में। अब जिंक का जो सिंबल है वो है Zn, जिंक का सिंबल है Zn, और प्रकृति में जो ऑक्साइड है अयस्क के रूप में जो हमें मिलता है वो तीनों हमने ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड के रूप में लिखा हुआ है। तो ऑक्साइड के रूप में हमें मिलता है प्रकृति में जो है वो जिंकाइट के रूप में ZnO। कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट के रूप में जो हमें मिलता है क्या है वो है कैलामाइन ZnCO3। एंड सल्फाइड जो है वो किस रूप में मिलता है, जिंक ब्लेंड या ZnS। अब ये जिंक ब्लेंड याद रखना, परीक्षा में ये बहुत बार पूछा जाता है कि जिंक का जो है, जिंक का सबसे अच्छा या सबसे प्रमुख अयस्क कौन है, यानी प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो हमें जिंक ब्लेंड मिलता है जहाँ से हम लोग जिंक को निष्कर्षण के जरिए उसको बाहर निकालते हैं, तो वो है जिंक ब्लेंड। ये अक्सर परीक्षा में आता है कि ऑक्साइड हो, कार्बोनाइट हो, सल्फाइड हो, इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रमुख अयस्क कौन है जिंक का, तो वो होगा जिंक ब्लेंड। इसे हमेशा याद रखना। अब जिंक जो है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जिंक का उपयोग जो होता है, तुम लोगों ने बैटरी, तुम लोग बोलते ज़रूर हो बैटरी, लेकिन हम लोग उसे बैटरी नहीं, उसे हम लोग बोलते हैं सेल। एक सिंगल बैटरी जो होती है उसे असल में बोला जाता है सेल। तो बैटरी तो जरूर या सेल तो जो होगा जरूर देखा होगा, सेल के अंदर जो होता है वो क्या होता है, वो कार्बन या ग्रेफाइट का छड़ होता है, और सेल का जो बाहरी कवच होता है, जो बाहरी जो खोल होता है वो असल में जिंक से बनाया जाता है। यानी जो विद्युत कोष के जो इलेक्ट्रोड के, विद्युत कोष में एक इलेक्ट्रोड तो ये ग्रेफाइट की छड़ हो जाती है, और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है इस सेल के बाहर का जो कवच जो होता है या खोल जो होता है वो होता है असल में जिंक से बना हुआ था। ठीक है, ये है एक उपयोग। दूसरा उपयोग क्या है इसका, सफ़ेद पेंट ZnO, सफ़ेद पेंट या ZnO के उत्पादन में होता है। तीसरा जो है वो है जस्ता का प्लेटिंग, यानी जिंक का प्लेटिंग। किसी भी लोहे के धातु के ऊपर अगर हमें जिंक का प्लेटिंग करते हैं जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, उस गैल्वेनाइजेशन क्यों किया जाता है, ताकि वो लोहे के, एक तो लोहे के ऊपर जंग भी ना लगे और लोहे के ऊपर एक चमक भी आ जाए, जिंक की चमक आ जाए। तो जनरली हम लोग जिंक का इस्तेमाल हम लोग गैल्वेनाइजेशन के रूप में करते हैं, लोहे के ऊपर जिंक का लेप या प्रलेप चढ़ाने के लिए, या सोना और चांदी के निष्कर्षण में हम लोग जिंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम जिसका सिंबल है Al, ये हमें नेचर में, प्रकृति में जो मिलता है वो ऑक्साइड, फ्लोराइड और सल्फाइड, या बोला जाता है हैलाइड और सल्फाइड के रूप में जो हमने लिखा हुआ है। देखते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो कोरंडम लिखा हुआ है Al2O3। अब ये तुम लोगों ने ज़रूर सुना होगा, बहुत तुमने शायद हाथों में पहना भी होगा, वो है तुम्हारी रूबी या पुखराज, या जिसे हम लोग टोपैज, नीलम, इन सब को हम लोग अंगूठी में पहनते हैं। तो ये सब असल में है क्या, ये जो है ये सारे जो जिसे हम लोग रत्न बोल सकते हैं, इन सभी रत्नों, ये रत्न असल में है क्या, ये एल्युमिनियम के ही असल में क्या है,
अयस्क है, ये एल्युमिनियम के ही अयस्क है, जो जिसका सूत्र है Al2O3 यानी कोरंडम। ठीक, दूसरा जो ऑक्साइड के रूप में मिलता है वो है डायस्पोर Al2O3.H2O। ठीक, फिर है गिब्साइट Al2O3.3H2O और बॉक्साइट जो है Al2O3.2H2O। अब ये बॉक्साइट का हमेशा याद रखना, इस बॉक्साइट का हमेशा याद रखना, क्योंकि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क अगर बोला जाए तो वो है बॉक्साइट, यानी प्रकृति में हमें बॉक्साइट से सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम मिलता है, तो इसीलिए एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो है बॉक्साइट। परीक्षा में बहुत बार आता है, जिस तरह से हमने जाना था कि तांबे का यानी कॉपर का प्रमुख अयस्क क्या है, उसी तरह से कभी भी आता है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो वो है बॉक्साइट। फिर हमें फ्लोराइड जो मिलता है वो यानी फ्लोराइड के रूप में यानी हैलाइड के रूप में जो मिलता है वो क्या है, क्रायोलाइट जो है Al3.3NaF। ठीक, और सल्फाइड के रूप में जो है हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं एल्यूनाइट K2SO4.Al2SO4 3.4AlOH3। अब इस फॉर्मूला को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, 3-4 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, तो परीक्षा में आ ही सकता है कि एल्युमिनियम का जो अयस्क सल्फाइड के रूप में कौन सा अयस्क मिलता है, तो हमें लिखना होगा एल्यूनाइट और उसका सूत्र लिखना होगा। ठीक, तो ये तो हमने जाना कि एल्युमिनियम जो है प्रकृति में हमें अयस्क के रूप में किन किन तरह से या किन किन रूपों में मिलता है, हमने जाना। अब एल्युमिनियम का इस्तेमाल कहाँ है? अब एल्युमिनियम का इस्तेमाल क्या है, ये सभी के घरों में तो ज़रूर होगा कि एल्युमिनियम के बर्तन होंगे। ठीक, ये एल्युमिनियम के उपकरण होंगे। ठीक, तो इसका सबसे पहला इस्तेमाल तो होगा घरेलू बर्तन या विद्युतीय तार। आजकल तो हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉपर से पहले अगर पुराने ज़माने के तार तुम्हारे घर में अगर होंगे तो तुम देखोगे कि उसमें पहले एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन चूँकि कॉपर ज़्यादा टिकाऊ है या वो ज़्यादा दिनों तक चलता है, तो और वो एल्युमिनियम की तुलना में ज़्यादा अच्छा विद्युत का सुचालक है, इसलिए आजकल हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले विद्युतीय तार में एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता था कॉपर के बजाय। मोटर गाड़ियों के निर्माण में भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है, और एल्युमिनियम चूँकि बहुत हल्का है तो विमान यानी एरोप्लेन्स बनाने में एल्युमिनियम का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। एरोप्लेन से मोटर गाड़ी बनाने में खाद्य पदार्थ को लपेट कर, ये भी देखा होगा एल्युमिनियम फॉयल, नाम सुना होगा एल्युमिनियम फॉयल को। रोटी जो हमें या किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब खाना पैक करके लाते हैं तो एल्युमिनियम की कटोरी होती है, उसके ऊपर उसे ढक के दिया जाता है, या रोटी को जब लपेट के दिया जाता है तो एल्युमिनियम फॉयल में लपेटा जाता है ताकि वो ज़्यादा देर तक गर्म रहे, है कि नहीं। तो ये हमने जाना एल्युमिनियम के कुछ इस्तेमाल जाने, ऑक्साइड्स के रूप यानी अयस्क के रूप में हमें किन किन रूप में मिलता है ये भी हमने जाना। तो ये हुआ एल्युमिनियम। ठीक है।